नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी का है जो सरकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम स्वागत करते हैं। मैं आपको ये जो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहा था हम डबल ओ के लिए। और आज के ये जो क्लास को तो हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ा बहुत देखा था, उसको मैं आपको थोड़ा एक बार रिवाइजन करवा देता हूँ। तो हमने थोड़ा पढ़ा था कल की क्लास के अंदर, सिलेबस के तो बारे में थोड़ा देखा था। और हमने देखा कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हमने देखा कि इनको है जो हम राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं इनको। और ये है जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने देखा कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ये अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट बन के हमारे यहाँ पर आए थे राजस्थान के अंदर। और इनकी कुछ पुस्तकें थी जिनके हमने उनके बारे में हमने देखा, एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक थी, उसके बारे में हमने देखा कि उसकी पुस्तक का नाम क्या है, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया है। जो इनकी दो पुस्तकों के बारे में हमने देखा। इसके अलावा हमने जो ये कर्नल जॉन स्टुअर्ट के बारे में इतना ही देखा था हमने लोगों ने। इसके अलावा हमने जॉर्ज थॉमस के बारे में देखा था और उनकी पुस्तक लिखी हुई थी आपके फ्रेंकली की पुस्तक थी। और उस पुस्तक का क्या नाम था, तो उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। और वो हमारे आयरलैंड के रहने वाले थे और अंग्रेजों के पढ़ाई सैनिक बन के यहाँ पर आए थे। और उन्होंने जोधपुर पर, बीकानेर पर है जो कई जगह है जो क्या कहते हैं आक्रमण किए थे। हम बोलते हैं राजस्थान शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था सबसे पहले 1800 के अंदर। और कलम जे स्टोड हमारे इस प्रदेश के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ इंट्रोडक्शन मेवाड़ का किया था। आज है जो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए जुड़ हमारे साथ बने रहिए एंड तक। और ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप इस वीडियो को है जो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो हम जो आपको मैंने चार प्रमुख मेजर डायनेस्टी बताई थी उसके अंदर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है गुहिल या सिसोदिया राजवंश। इसको हम है जो मेवाड़ के इतिहास के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे चित्तौड़ वाला जो बेल्ट है उसके अंदर है जो हमारे क्या किया करते थे, राज क्या करते थे। आज हम शुरुआत करते हैं इनकी। तो सबसे पहले एक आता है कि हमारी इनकी यहाँ पर गुहिल डायनेस्टी का राज था। सबसे पहला गुहिल कौन सा था, तो ये सारी चीज़ों के हमें बारे में यहाँ से देखने वाले हैं आज। और चलिए हम शुरुआत करते हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख हमारे कब का है और इसके बारे में देखते हैं। तो सामोली अभिलेख हमारे 500 सॉरी 646 ईस्वी का अभिलेख है ये। और इस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर है जो किसका राज रहा था, तो गुहिल वंश का यहाँ पर राज रहा था। मैं बात करूँ आपके इस अभिलेख के बारे में, तो ये अभिलेख हमें इसके अलावा भी दो तीन जानकारी देता है। क्या क्या जानकारी देता है, तो ये हमारे जावर में खनन उद्योग की जानकारी देता है। वे जावर माता मंदिर की क्या देता है, हमारे जानकारी देता है। इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा मैं इसकी बात करूं सामोली अभिलेख की, तो सामोली अभिलेख हैं जो हमारे गुहिल वंश के पांचवें वंशज शिलादित्य नामक राजा का यह अभिलेख है। इसके बारे में ध्यान रखना कि यह गोइल वंश के पांचवें राजा शिलादित्य बारे का अभिलेख है। तो मैं बात करूं तो ये अभिलेख है जो हमारे 646 ईस्वी का है। और ये कौन से राजा का है, तो ये हमारे शिलादित्य नामक राजा का अभिलेख है। और हम बात करते हैं कि गुहिल वंश की जो स्थापना है वो हमारे गुहिल ने की थी। और कब की थी, तो वो की थी हमारे 566 ईस्वी में। कब की थी, 566 ईस्वी के अंदर स्थापना करता है। तो हम देखते हैं कि ये पांचवा वंशज अर्थात जो पहला वंशज था वो हमारा कौन था, गुहिल था।
और जो पांचवा वंशज है वो हमारा कौन था, शिलादित्य था। तो हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने ऐसा मानना है कि यदि 646 ईस्वी के अंदर शिलादित्य था, तो औसत उन्होंने जो एक राजा का जो टाइम पीरियड है उन्होंने 20 वर्ष माना है। और ऐसे यदि हम 20-20 माइनस करते जाएंगे तो ये जो 566 के अंदर हमें क्या माना है, क्या आएगा, हमारे गुहिल वंश ने जो क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। मैं उन 5 वंशजों के जो नाम लिखता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे गुहिल था, गुहिल के बाद में हमारे भोज आया था, भोज के बाद हमें महेंद्र था, महेंद्र के बाद में बात करूँ तो नाग नाम का राजा था, इसके बाद हमारा कौन सा था, शिलादित्य था। ये 5 राजा थे। मैं बात करूं कि 646 ईस्वी के अंदर, कब, 646 ईस्वी के अंदर हमारे कौन था, तो हमारे शिलादित्य था। यदि इसमें से हम 20 और माइनस कर देंगे तो आएंगे हमारे 626, और इसमें यदि हम 20 और माइनस करेंगे तो इसके अंदर आएंगे 606, और यदि हम 20 माइनस करेंगे तो आएंगे आपके 586, और माइनस करेंगे तो आएंगे 566। तो ये जो 20-20 साल के इन सबके बीच में अंतराल मानकर हमारे इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि जो है, जो गोयल ने 566 ईस्वी के अंदर हमारी किसकी स्थापना की थी, गोयल डायनेस्टी की क्या करता है, हमारा स्थापना करता है। चलते हैं आगे। अगला था हमारा गोहिल प्रेस्ट लिस्ट, अर्थात गोहिल रियासत है। गोहिल रियासतों के बारे में हमने कल ही बात की थी, और मैं आज आपको वापस बता दूं तो कि गोहिलों की कौन कौन सी रियासत थी जहाँ पर गोहिल वंश का जो शासक था। तो मैं बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था आपके मेवाड़, मेवाड़ के अंदर गोहिलों का था। इसके अलावा डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, इसके अलावा शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, वहां पर भी है जो किसका शासक था, गोहिल वंश का क्या था, हमारे शासक था। तो ये प्रमुख कुछ है जो गोहिलों की क्या रही है, हमारी रियासतें रही उस टाइम की। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा जोग्राफिकल एक्सटेंशन या एक्सटेंट। तो हम देखते हैं कि जोग्राफिकल जो विस्तार है वो हमारे कहाँ तक था। तो जोग्राफिकल विस्तार की हम बात करते हैं, तो जो हमारा मेवाड़ है उसका जोग्राफिकल विस्तार कौन कौन सा है, तो उसके अंदर हमारे एक आता है उदयपुर। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे चित्तौड़गढ़, इसके अलावा राजसमंद, इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे भीलवाड़ा इसी के अंदर आएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो डूंगरपुर और सलूम्बर, सलूम्बर जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है वो भी है जो हमारे किसी के अंदर है, तो वो भी हमारे जो मेवाड़ का ये क्या है, भाग है। तो ये प्रमुख कुछ जगह हैं जो हमारे किसके अंदर आती है, मेवाड़ के अंदर आती है। आगे चलते हैं। अगला आता है कि एशियंट नेम ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं। तो मेवाड़ के 3 प्राचीन नाम माने जाते हैं। 3 कौन कौन से, तो एक है हमारा मेदपाट, एक आपका है प्रागवाट, और तीसरा इसका जो प्राचीन नाम है वो है हमारा सिवी जनपद। 3 इसके क्या है, प्राचीन नाम है। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो है पहला राज्य आता है हमारे, उसका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में देखते हैं क्या क्या इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और कौन कौन से इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम, रियल नेम इसका क्या था। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम था काल भोज, काल भोज ही इसका वास्तविक नाम था। और इसके गुरुजी थे जिनका नाम था हरित ऋषि, या मैं बोलूं कि किसका शिष्य था, तो ये किसका शिष्य था, तो हरित नामक ऋषि का क्या था, शिष्य था।
हरित ऋषि का ये क्या था, आपके शिष्य था। इसके अलावा हम देखते हैं इसके बारे में और क्या कौन कौन से फैक्ट हैं। तो इसके बारे में एक ये फैक्ट है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये इन्होंने है जो 734 ईस्वी के अंदर, कब 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के अंदर मान मौर्य को हराता है। मान मौर्य, ये इसी का नाम है, मान मौर्य। नामक राजा को हराता है और चित्तौड़ पर अपना क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ पर क्या कर लिया, आपका अधिकार कर लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि मान मौर्य को यहाँ पर हराता है और चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद में ये अपनी एक नई राजधानी बनाता है और इसकी जो राजधानी थी इसके टाइम की, उसकी राजधानी का नाम था आपका नागदा। नागदा को क्या बनाता है, आपकी नई राजधानी बनाता है। और नागदा के अंदर आपको ध्यान रखना है कि नागदा के अंदर एक जो मंदिर का निर्माण करवाता है और उस मंदिर का नाम था एकलिंग जी का। तो एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवाता है, ये निर्माण करवाता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि नागदा के अंदर नागदा में एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवाता है, हमारा निर्माण करवाता है। एकलिंग जी के मंदिर का यहाँ पर क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। इसके बारे में और ध्यान रखना है कि ये जो जितने भी मेवाड़ के जो राजा हुए हैं वो स्वयं को जो किसका दीवान मानते हैं, तो स्वयं को एकलिंग जी का क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि मेवाड़ के जो राजा है स्वयं को है जो क्या मानते हैं, एकलिंग जी का क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। स्वयं को क्या मानते हैं, एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। ये आपको है जो ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके टाइम में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वो याद रखना है कि इसके टाइम में जो सोने के सिक्के चलाए गए थे, और वो जो सिक्के चलाए गए थे वो 115 ग्राम के थे। ग्रेन एक सोने की मापने की इकाई होती है जिसको सोने को जो ग्रेन में मापा जाता है। तो इसका समय 115 ग्राम सोने के सिक्के चलाए गए। या जो एक सिक्का था उसका जो वजन था तो वो हमारे कितना था, इसका वजन, तो उसका वजन था हमारे 115 ग्राम। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और आगे चलते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको और ध्यान रखना है कि इसके बारे में और क्या ध्यान रखना है, तो इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि इसका एक भांजा था और ये है जो उस भांजे को पाकिस्तान का जो राजा था सलीम, उस सलीम को वहां से हटा देता है और वहां पर उसके जगह अपने स्वयं के जो भांजे था उस भांजे को क्या बना देता है, राजा बना देता है। तो ध्यान रखना कि आपके वहां के राजा को हरा खुद के भांजे को क्या बनाता है, राजा बनाता है। ये इसके बारे में ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर ये है जो किस टाइम युद्ध के लिए जा रहा था और वहां पर है जो काफी टाइम ये जो अपने जो सैन्य शिविर था, सेना का जो शिविर होता है वहां पर एक स्थान पर रोकता है
और बाद में उस जगह का जो नाम है वो इसी के सैन्य शिविर के कारण उस जगह का नाम पड़ा रावलपिंडी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि इसके सैन्य शिविर के कारण, सैन्य शिविर के कारण पाकिस्तान के एक शहर और उस शहर का नाम क्या था, तो उस शहर का नाम था रावलपिंडी। क्या नाम था हमारा? रावलपिंडी नाम था, रावलपिंडी पड़ा ना। तो आपको ये ध्यान रखना कि इसके एक शहर था जिसका नाम इसी के सैन्य शहर के कारण क्या पड़ा आपका? रावलपिंडी पड़ा। तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। और मैं बात करूं इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता हमारा कि हमारे एक इतिहासकार हुए थे जिसका नाम था सीवी वैद्य। क्या नाम था हमारा? सीवी वैद्य। और जो ये सीवी वैद्य है वो इन्होंने है जो इसकी तुलना किससे की थी? चार्ल्स मार्टिन से की थी। तुलना किससे करते हैं? हमारे चार्ल्स मार्टिन से करते हैं। चार्ल्स मार्टिन से इसकी क्या करते हैं? हमारे तुलना करते हैं। तो ये इसके बारे में ये और आपको फैक्ट ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी कुछ उपाधियां हैं, टाइटल है इसके। उपाधियों की मैं बात करूं तो इसकी 3 उपाधियां प्रमुख है। एक तो इसकी उपाधि हिंदू सूरज, हिंदू सूरज इसकी उपाधि है। इसके अलावा इसकी एक उपाधि आपके चकवे, इसके अलावा एक उपाधि इसकी और है, और उस उपाधि का नाम क्या है? तो उसका नाम हमारा राजगुरु। तो ये हमारा था आपका बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में एक बार वापस देख लीजिए आप। बप्पा रावल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? ये रहा आपका बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल बोस था। हरीश नामक ऋषि का ये शिष्य था। 734 में अंदर महान मौर्य को था चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लेता और अधिकार करने के बाद में नागदा को अपनी क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। नागदा को राजधानी बनाने के बाद में नागदा के अंदर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाता। और ये स्वयं है जो किसको दीवान मानते? स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना कि सलीम को हटाता है और वहां पर है जो अपने भांजे को क्या बना देता है? राजा बना देता है। और इसके टाइम 15 ग्राम के सोने के सिक्के चलाए गए थे। और इसके अलावा इस पाकिस्तान के अंदर एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम है जो इसी के सैन्य शिविर के कारण क्या पड़ा आपका? रावलपिंडी पड़ा। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक सीवी इतिहासकार था जिसने जो इसकी तुलना किससे की थी? चार्ल्स मार्टिन से की थी। और इसके अलावा इसकी 3 उपाधियां हिंदू सूरज, चक्र और राजगुरु। तो यह था हमारा कौन? तो ये हमारा आपका आपके बप्पा रावल, जिसको काल भोज बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट राजा की तरफ। अगला राजा था हमारा जिसका नाम है अल्लट। क्या नाम है हमारा? अल्लट है अगले राजा का नाम। अल्लट अगले राजा का नाम है। अल्लट के बारे में कुछ है जो इसका एक अन्य नाम था। अल्लट का एक अन्य नाम था, और उस अन्य नाम का नाम था हमारे आलू रावल। इसका जो दूसरा नाम था या अन्य नाम था उसका क्या नाम था? इसका दूसरा नाम, तो उसका दूसरा नाम था हमारा आलू रावल। आलू रावल इसका क्या था? आपके दूसरा नाम था ना। इसके बाद में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द सारणेश्वर प्रशस्ति। अर्थात सारणेश्वर प्रशस्ति है जो हमें क्या क्या जानकारी देते हैं उसके बारे में, इसके बारे में देखते हैं ना। तो सारणेश्वर प्रशस्ति हमें 3-4 जानकारी प्रमुख देती है। एक तो इसने है जो वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। वरा मंदिर ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इसका क्या करवाता? हमारा निर्माण करवाता है। वो निर्माण कहाँ करवाता है? तो आहाड़ के अंदर क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। ये इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा ये वहाँ की टैक्स व्यवस्था के बारे में क्या देती है? जानकारी देती है।
टैक्स या कर व्यवस्था के बारे में। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज जो जिसके बारे में ये जानकारी देते हैं, और वो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे, मेजर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, उनके बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। तो ये भी ध्यान रखना कि इसके टाइम कौन कौन से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन कौन इसके टाइम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले एक आता है हमारा संजय विग्रह। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो शांति एवं जो युद्ध का जो अधिकारी होता है, युद्ध मतलब कोई दो राज्यों के बीच में आपसी मतभेद टूटता है तो उस टाइम युद्ध होता है, और किसी राजा के बीच में जो संबंध बनते हैं अच्छे तो उसको संधि बोलते हैं ना। तो ये युद्ध, शांति एवं युद्ध का अधिकारी था। एक आपके मैं बात करूं तो एक आपके था विस्गाधिराज नाम का अधिकारी था। विस्गाधिराज नाम से अधिकारी था, और ये जो अधिकारी था ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। कौन था हमारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी था ये। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अलावा एक और था जिसका नाम था अक्ष पटलिक। अक्ष पटलिक नाम का एक अधिकारी था, और ये जो है अक्ष पटलिक है ये हमारे आय और व्यय का अधिकारी था। कौन सा था हमारा आय व्यय का अधिकारी था। टैक्स व्यवस्था के बारे में, आय व्यय कितना आय आई है, कहाँ पर कितना क्या खर्च हुआ, तो उसके बारे में जो जानकारी देने वाला था तो हमारा अक्ष पटलिक था। इसके अलावा एक बंदीपति नाम का एक और अधिकारी था। और ये जो बंदीपति है, ये बंदीपति हमारे राजाओं की प्रशंसा करने के लिए हुआ करता था। तो ध्यान रखना, राजाओं की प्रशंसा करने वाला। तो ये है जो हमारे कुछ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। तो ये इनकी जानकारी हमें कौन देते हैं, तो सारणेश्वर प्रशस्त इनके बारे में क्या देते हैं, हमें जानकारी देते हैं। चलते हैं आगे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से, तो यही थे मैंने आप लोगों को जो बता दिया ना। अगला आता है हमारा आर्टपुर इंक्रिप्शन। आर्टपुर अभिलेख या आर्टपुर इंक्रिप्शन के बारे में देखते हैं। जो आर्टपुर, इस आर्टपुर को ये जो आपके क्या बोलते हैं, आहार अभिलेख बोलते हैं। इसे को क्या बोलते हैं, हमारे आहार अभिलेख भी बोलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए थे, और बात करते हैं और हमें क्या जानकारी देता है। तो ये हमें एक जानकारी देता है कि इसकी एक अलट की रानी थी, और उस रानी का नाम था हरिया देवी हूण। हरिया देवी हूण नामक राजकुमारी थी। रानी के बारे में क्या देता है, मैं ये आपको जानकारी देता। इसके अलावा इसके बारे में और आपको क्या ध्यान रखना, तो
आठपुर इंक्रिप्शन 977 ईस्वी का, इसको आहड़ अभिलेख भी बोलते हैं। और हरियादेवी की पूर्ण नामक राजकुमारी की क्या देता है, जानकार देता है। आहड़ के अंदर भगवान विष्णु का मंदिर बनता है, उसके बारे में क्या जानकार देता है। अलर्ट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अक्सर आपसे पूछ ले जाते हैं, और वो फैक्ट कौन सा है, तो वो फैक्ट ये है कि इसने अलर्ट ने है जो हमारे नौकरशाही की स्थापना की थी। नौकरशाही की स्थापना मतलब जो आपको काम के बदले जो पैसे दिए जाते हैं उसको हम नौकरशाही बोलते हैं, नौकरी करना। तो वो सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति ने स्थापित की थी तो हमारे कौन था, अलर्ट का। तो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अलर्ट, आगे चलते हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे साथ जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।